हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आकांक्षा IVF सेंटर A3/7 जनकपुरी न्यू दिल्ली। ये हॉस्पिटल निसंतान दंपतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर तरफ से निराश दंपतियां यहाँ आकर औलाद का सुख पाती हैं। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर KD नायर से बातचीत की, जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर KD नायर MD DGO FICOG प्रेसिडेंट इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी 2020 से 2022, चेयरमैन इनफर्टिलिटी कमेटी AOGD 2016 से 2018, ट्रेजरर LOC IFFS इंडिया 2016। हमारी टीम ने डॉक्टर KD नायर से बातचीत की, जिन्होंने इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह से निसंतान दंपतियों को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से कोई भी निसंतान दंपति औलाद का सुख हासिल कर सकती है। The whole team is very supportive, and KD Nair, though he's a good surgeon, but I call him Veer ji. He started our treatment with a very positive note, and we are very blessed to be here in this clinic. He's always ready and very cheerful when he takes my inquiries and any query. This hospital, they will tell you the truth about your life. So they are not after your money, so they will just tell you what is going on. तो हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर KD नायर जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और दिल्ली के हार्ट ऑफ दिल्ली में अपनी सेवाएं जनकपुरी में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, वो मेल इनफर्टिलिटी जो किसी समय पर अभिशाप माना जाता था और लोग बहुत ज्यादा छुपाते थे, आज से अगर हम 25-30 वर्ष की बात करें, इवन कोई टेस्ट भी नहीं कराते थे, लेकिन आजकल ये जो एक टर्म है ये मेल इनफर्टिलिटी वाली, वो थोड़ी सी कॉमन हो गई है। लोग गूगल की वजह से, लोग ऑनलाइन की वजह से, और लोग थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे आजकल 1-2 बच्चे हैं और उसके लिए लोग भी थोड़ा सा फ्रैंक हो गए हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मेल इनफर्टिलिटी का प्रोपोर्शन पहले से बढ़ गया है, इसलिए कि लोगों में ज़्यादा जागरूकता आ गई है। लोग जाके टेस्ट कराते हैं, जिससे कि मेल इनफर्टिलिटी डायग्नोज होती है। आजकल के हालत में लगभग 50% केसेस में इनफर्टिलिटी के 50% केसेस में मेल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, ऑलमोस्ट 50%। 30% में प्योरली मेल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड 20% में मेल एंड फीमेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। So nearly 50% of the cases, male factor is responsible for infertility. So we have to do proper investigation, proper screening, proper test of the male, and then advise appropriate treatment. पहले टेस्ट करेंगे, ढूंढेंगे क्या कारण है, फिर उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट अवेलेबल है आजकल, कई तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है। सर, जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात कही, तो आजकल लोग जो हैं इस चीज को छुपाते अपने आप को खत्म करने की राह पर तुल पड़ते हैं कि ताकत के बादशाह, और ये उनके मन में ये रहता है कि हम लोग किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलेंगे तो फिर वो सारी डिस्कशन होगी, लेकिन वो अपनी वो नेगेटिविटी के कारण वो ताकत के बादशाह। और क्या कहना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी, जैसे आपने बोला कि आज एक ट्रीटेबल फिनोमेनन है, आप उनको आकर टेस्ट कराओ और उन टेस्ट के बाद में आपको हर चीज का इलाज मिलता है। आप जैसे डॉक्टर जो हैं बैठे हुए हैं, जो पुराना, मेरा ख्याल है 30 साल 35 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और उस समय से इस समय से लेकर आपने IVF तो उस समय पर शुरू किया जब लोग IVF का नाम जानते भी नहीं थे। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, समय बदल गया है, उसके मुताबिक नए टेस्ट आ गए हैं। अब हम जब भी हमारे पास कोई कपल आता है इनफर्टिलिटी के लिए, वाइफ के टेस्ट, हस्बैंड के टेस्ट, दोनों के टेस्ट एट ए टाइम उनको एडवाइस करते हैं, ताकि हमें पता लगे कारण किसमें है और उसको फिर ट्रीट किया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी जनरली स्पीकिंग सबसे कॉमन टेस्ट सीमन एनालिसिस होता है। सीमन एनालिसिस का ये है कि सीमन काउंट, पुराने जमाने को देखें तो सीमन काउंट कम होता जा रहा है, सीमन मोटिलिटी भी कम हो रही जाती है। 100 जो अब करंट WHO का क्राइटेरिया है नॉर्मल सीमन काउंट का, वो काफ़ी बदल गया है। जो कि उस जमाने में, जो मैंने जब मेडिकल कॉलेज में था उस जमाने में हमें पढ़ाया जाता था, और इस जमाने में
बहुत फर्क आ गया। अब WHO 2010 का क्राइटेरिया जो हम यूज करते हैं, सीमन काउंट 15 मिलियन होता है, मोटिलिटी 40%, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव, और स्पर्म मोर्फोलॉजी लेस देन 4%। सो दिस इज द न्यू क्राइटेरिया। और न्यू क्राइटेरिया के मुताबिक हम लोग आदमी के सीमन काउंट को एनालाइज करके उसको फिर आगे उसके मुताबिक उसका इलाज करते हैं। अगर उसमें काउंट में कमी है, मोटिलिटी में कमी है या मॉर्फोलॉजी में कमी है, तो उनको इंडिविजुअली उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि मोटिलिटी में कमी है या काउंट में कमी है, काउंट में कमी को सर कैसे, कौन सा प्रोसीजर है ऐसा काउंट की कमी, और कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके साथ मोटिलिटी को आप लोग किस तरह से करते हैं कि आदमी मतलब बाप बनने के काबिल? जैसे हम सबसे पहले सीमन एनालिसिस करते हैं, फिर उसमें टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट देखते हैं कि उस सैंपल में कितने स्पर्म मोटाइल हैं। अगर टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट 5 मिलियन से ज़्यादा है तो उस केस में पेशेंट को हम IUI के लिए एडवाइस करते हैं। अगर टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट 2 to 5 मिलियन है तो पेशेंट को हम ICSI के लिए एडवाइस करते हैं। सो दैट गिव अस ए रफ आइडिया कि इस पेशेंट का, इस पर्टिकुलर आदमी का किस प्रकार से स्पर्म को यूज किया जा सकता है, किस प्रोसीजर से। IUI में यूज कर सकते हैं या ICSI में यूज कर सकते हैं। ICSI एक ऐसा प्रोसीजर है, अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल भी कम हो, थोड़े से मोटाइल स्पर्म हो, उसमें हम एक स्पर्म को पकड़ के, मोटाइल स्पर्म को पकड़ के एग में डाल सकते हैं। सो काउंट या मोटिलिटी अगर बहुत कम हो तब भी आदमी जो है फादर बन सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब माइंड में लोगों की प्रेशर रहता है, जब भी IVF कराते हैं लोग तो वो छुपाते हैं कि हमने IVF कराया है। क्यों, क्या उनके मन में ये डर रहता है? उनको ये लगता रहता है कि लोग ये ना समझे कि IVF कराया है, कहीं बच्चा मेरा नहीं है, मेरे स्पर्म नहीं है, मेरा एग नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो कि सब चीज पारदर्शी हो चुकी है और हर प्रोसीजर जो वो बिल्कुल लाइट हो चुके हैं, इसमें आपका क्या कहना चाहिए? ये जो है ना, ये सारा इशू इमोशनल प्रॉब्लम का है। जो भी इनफर्टाइल कपल आता है उस पे इतना ज्यादा इमोशनल प्रेशर पड़ चुका होता है कि वो हर चीज को बिल्कुल अपने में समेट कर रखना चाहते हैं, बाहर किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते। हालांकि अब काफी चेंज हो गया है, जो नए यंगर जनरेशन के नए कपल्स आ गए हैं, दे डोंट माइंड, दे ऑलवेज लाइक टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि उनका IVF के थ्रू प्रेगनेंसी आई है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुराने जमाने के और पुराने मेंटेलिटी वाले लोग अभी भी हैं, उनको लगता है कि IVF कराने से जो बेबी हुआ है वो नेचुरल तरीके से पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो उस बात को छुपा के रखना चाहते हैं। ये बेसिकली सब इमोशनल सपोर्ट से ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। अगर उस कपल को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट दी जाए तो उनको कोई हिचक नहीं होती शेयर करने के लिए कि भैया IVF से प्रेगनेंसी आई है। डॉक्टर नायर, यू आर ए गुड कंसल्टेंट। जैसे आप बहुत सारे कपल्स को, जैसे आप उनके साथ काउंसलिंग करते हैं और कई बार सिंपल रीजन होते हैं, आप उनको मिलते हैं, दोनों को, कपल्स को, हस्बैंड वाइफ को, और वो चीजें हैं जो बिल्कुल नॉर्मेसी के साथ वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। क्या समझे हम, आपका ये जो पुराना तजर्बा है, जब आपने ये अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी उस समय से लेकर अब तक आपने इतने ज्यादा केसेस के साथ डील कर लिया है, क्या ये कारण है क्या, या आप उनको एक ऐसे माहौल में ले जाते हैं, एक ऐसी लाइटनेस में ले जाते हैं जब उनका प्रेशर जो मन का बिल्कुल जीरो हो जाता है, खुशी आ जाती है उनके मन में, और उसकी वजह से वो आपके साथ सारा डिस्कस करते हैं और वो संतान सुख की प्राप्ति ले लेते हैं? बिल्कुल, ये जब भी कोई कपल आता है उसका सबसे मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा बन चुका होता है कि सबसे पहले काम है उनकी काउंसलिंग करके दोनों हस्बैंड वाइफ की अलग से, दोनों की इकट्ठी, ताकि उनको बताया जाए कि कहाँ पे क्या कारण है, किस कारण से प्रेगनेंसी नहीं आ रही और उसका क्या सोल्यूशन है। ये सारी चीजें कपल के साथ बिल्कुल आपको पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी, तभी उनका कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस, उनका अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, then the whole treatment can result in a pregnancy. That is very important कि आप कपल के साथ बिल्कुल पारदर्शिता से काम करें और कपल का अपना कॉन्फिडेंस अपने आप में भी बढ़ना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नायर, जैसे आज हम बात करें मैरिज की, कोई जमाना था जब कहते थे कि साल 16वां चढ़े और लड़की और लड़के की शादी 18वें साल में 19वें साल में हो जाती थी।
अब लड़के और लड़कियां जवान जल्दी हो रहे हैं, उनको सेक्सुअल जो माइंड है उनका वो पहले से डेवलप हो जाता है कि इतनी छोटी एज में, और मैरिजें हैं जो बहुत लेट हो रही हैं। क्या कहीं ना कहीं हम ये भी कारण माने कि तब तक वो लोग जो उनका लेयर पीरियड है, जो उनका बहुत ज़्यादा फ्लो वाला पीरियड होता है, खुशी वाला पीरियड होता है, जब तक वो शादी करते हैं तो वो जैसे आपने बोला कि अब WHO ने भी मान लिया है कि स्पर्म काउंट में हम लोग इस चीज़ को ही कह देंगे कि इस चीज़ के साथ ही मोर्टेलिटी में भी उन्होंने समझौते करने शुरू कर दी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक प्रोसीजर जो इतना ज़्यादा लंबा गैप पड़ रहा है, ये भी कारण है? ये जो है ना, ये सब प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि आजकल के ज़माने में दोनों यंग मैन और वुमेन दे आर मोर इंटरेस्टेड कि उनको कोई प्रोफेशनली सेटिस्फाइड लाइफ हो जाए, प्रोफेशन में सेटल हो जाए, उसके बाद शादी करेंगे। उसके बाद शादी करने के अलावा उसके बाद वो बच्चा प्लान करना चाहते हैं। मेरे पास कई कपल आते हैं कि अभी हमारा ध्यान सिर्फ प्रोफेशन की तरफ है, हम वो बच्चा प्लान करना चाहते हैं आज से 4 साल बाद या आज से 5 साल बाद। So this is a new thing which has come up कि they plan the family at a later point in the life, जब तक कि फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली लेडी की, औरत की जो फर्टिलिटी है 27 साल के बाद कम होना शुरू हो जाती है। लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग जो कपल आते हैं वो बोलते हैं हम 35 साल में बच्चा पैदा करेंगे। बाय द टाइम देयर फर्टिलिटी हैज ऑलरेडी रिड्यूस। सो ये प्रोफेशनल कंपल्शन जो है कि प्रेगनेंसी नहीं करना, प्रेगनेंसी को लेट करना, डिले करना, दैट इज ऑल्सो एडिंग ऑन टू इनफर्टिलिटी। So the best advice I give to the young couple both that marry at somewhere around 25 and 27, 28, 30, you must finish your family. And as far as new techniques are concerned, जैसे स्पर्म के लिए हम लोग सीमन फ्रीजिंग की बात कर लें और एग्स के लिए हम oocyte फ्रीजिंग की गल कर लें, एग फ्रीजिंग की गल कर लें, कैंसर के केसेस की गल कर, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ये चीजें जो वो भी संभव हो गई हैं, वो आप डॉक्टर्स ने एक नया रूप, जब कोई बंदा बाहर जा रहा है, प्लान कर रहा है वो, तो आप उसके लिए उसका सीमन जो है वो फ्रेश सीमन जो है, जब वो यंग है, जब उसमें पूरी एनर्जी है, तब आप ले सकते हैं। और क्या उसमें भी मतलब क्या कहते हैं? नहीं, सीमन फ्रीजिंग टेक्निक हैज इम्प्रूव्ड। अब से क्या है कि हम जो कोई कारण हो, मेडिकल रीजन हो या सोशल रीजन हो, वी कैन फ्रीज द सीमन एंड यूज इट सब्सिक्वेंटली, और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आदमी अपना सीमन फ्रीज करा के उसको 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद यूज कर सकता है। हमारे पास भी सैंपल पड़े हुए पिछले 15 साल से, वी आर यूजिंग इट एंड गेटिंग प्रेगनेंसी। And similar in the case of girls also, they can oocyte also same. Similarly, oocyte also freezing is also being done, especially because of the professional compulsion। जबकि लेडी अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, अपने प्रोफेशन पे ध्यान रख रही है, वो oocyte freezing करके रख दो, by the time they decide for pregnancy, by that time oocyte quality will reduce, deteriorate। तो पहले at a younger age oocyte निकाल के freeze करके रख दिए, that is a good option। That's as far as our Punjab and neighbor states are concerned, Haryana, Himachal, even Delhi, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ नशाओं के जो नशे हैं वो बढ़ चुके हैं, जंक फूड्स की बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है, जंक फूड लोग हर बंदा जो जंक फूड खाना चाहता है, और कोरोना के एपिडेमिक में इतनी बड़ी जो त्रासदी हुई है कि लोगों को घर पर ही बैठना पड़ा, कि ये भी कारण है कि इनके कारण भी मेंटल स्ट्रेस और ये जो हमारे स्पर्म के ऊपर और एग्स के ऊपर भी ये इफेक्ट डाला? डेफिनेटली, ये जिससे ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि जंक फूड, इस नशा करना, ये चरस, गांजा जो कि काफी सुनने में आता है, ये सब चीजें कारण है मेल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ाने में। ये सबसे बड़ा कारण है जंक फूड, दिस अदर नशा एंड ऑल दोस थिंग, ये मेल इनफर्टिलिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर नायर, यू हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके पास उन कपल्स के लिए जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं और अपना दुख को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते? क्या कहना चाहेंगे आप
सबसे पहली बात तो उनको प्रेशर जो रिलीज करना चाहिए। आज ऐसी टेक्निक्स हैं, आज वो बाबाओं के पास जाकर जैसे पहले वाला सिस्टम था वो सिस्टम नहीं है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज जो पॉसिबल है, और आने वाले समय में मेरे को तो लगता है जैसे लव कुछ बने थे तो वो भी बात होने वाली है, जिस तरीके से नई नई जो इन्वेंशन हो रही है। क्या कहना चाहिए? नहीं, बाबा का समय तो चला गया। अब तो साइंस हैज प्रोग्रेस सो मच। अभी जिस भी हस्बैंड वाइफ की अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही 1 साल में 1.5 साल में, they have to consult a IVF specialist. They don't have to go to see कि बाबा के पास चले जाएंगे, यहाँ मन्नत मान ली, यहाँ मन्नत मान ली। नहीं, वो मन्नत चलती रहेगी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से they have to get treatment, they have to be properly evaluated। क्या कारण है, किस कारण से प्रेगनेंसी नहीं आ रही और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। This has to be there. So WHO के मुताबिक कोई भी कपल जिसकी 1 साल के भीतर प्रेगनेंसी नहीं आई, they should consult a IVF specialist rather than going to these babas and this। डॉक्टर यू आर अ बिग इंस्टीट्यूशन, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जितना आपसे हमने आज ज्ञान हमारे दर्शकों के आपने शेयर किया, हम आने वाले समय में भी आप जैसे डॉक्टर्स का कीमती टाइम, क्योंकि हमने सुबह से लेकर आपका टाइम लिया हुआ है और आपको हम बार बार लेट करते हुए शो बता दिए हैं, आपका इतना कीमती टाइम आप अभी तक बैठे हुए हैं, आपका हम समय देने के लिए। और हमारे पंजाब प्लस के जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी जो लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इट इज प्लेजर फॉर मी टू, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं दर्शकों को जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको बता सकूं कि आप अपनी समस्या का इलाज प्रॉपर्ली एक साइंटिफिक तरीके से कराइए और उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। मोस्ट ऑफ द कपल्स दे अचीव प्रेगनेंसी, मोस्ट ऑफ द कपल्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Various techniques available with us. We do a simple semen washing which enhances this motile sperm, and we are doing this sperm DNA test which is a Halos test which is available with us. We are one of the few centers in Delhi which are performing this test. The time lapse which we have got is from Utrolife in Sweden. It is one of the best machine available to us, and using this machine we have been able to choose the best embryos for transfer, and which has helped in increasing our implantation rate. The couple goes back with a healthy baby, which is the ultimate aim of the center. यदि आप लेट मैरिज प्लान कर रहे हैं या कोई और वजह से अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, तो महिलाएं अपने एग्स और पुरुष अपने स्पर्म को 30 वर्ष की आयु के आसपास प्रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि इससे भविष्य में IVF की मदद से अपना ही बायोलॉजिकल बच्चा आप पा सकते हैं। ज्यादा उम्र बढ़ने पर महिलाओं में एग्स बनने बंद भी हो सकते हैं, तो वहीं पुरुषों में यंग एज में स्पर्म की क्वालिटी बेस्ट होती है। मेरे दोनों बच्चे यहीं से मिले मुझे। अगर मींस डॉक्टर नायर के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो ये आकांक्षा IVF चला रहे हैं। मींस काफ़ी लोगों के ड्रीम्स हैं यहाँ के पूरे हुए हैं जिनको बच्चे चाहिए। I just received my twins from आकांक्षा IVF only। हम तो सबको यही बोलेंगे जो कहीं नहीं होता वो यहाँ सर के पास एकदम सक्सेस 100 में 100 मिलता है। आकांक्षा IVF सेंटर अभी तक 5000 बच्चे डिलीवर कर चुका है। जिन लोगों के पहले IVF साइकिल्स फेल हो चुके हैं, आकांक्षा IVF सेंटर उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है।
सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आइए आकांक्षा IVF सेंटर और भरिए अपने घर को नन्हे मुन्नों की किलकारियों से।